स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारी इस महासीरीज में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी 8th क्लास की एनसीईआरटी का फर्स्ट नंबर चैप्टर। दोस्तों, तो चैप्टर का नाम है दोस्तों संसाधन। तो संसाधन, पहली बात तो होते क्या हैं, इसमें थोड़ी सी कहानी दे रखी दोस्तों, यहाँ आपको पढ़ लेनी है। फिर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में यही बताया है कि किस प्रकार संसाधन का उपयोग किया जाता है और संसाधन किस प्रकार उनका उपयोग के द्वारा संसाधन को बेहतर बनाया जाता है। अब दोस्तों, पहली बात तो हम संसाधन के बारे में जान लेते हैं। तो संसाधन को देखो, जो संसाधन होता है, संसाधन उसका मतलब क्या होता है? सोर्स। सोर्स जो से हम बोलते हैं, तो जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा स्वयं मानव संसाधन है। कहने का मतलब यह है जो चीज मानव के लिए उपयोगी हो वो संसाधन कहलाती है, और जो मानव है वह भी स्वयं भी एक संसाधन ही है। वो आगे हम बताएंगे आपको कैसे है। तो हम स्टार्ट करते हैं आगे। तो संसाधन का मतलब क्या है? जो हमारे लिए, मानव के लिए उपयोगी होती है। कोई चीज, कोई वस्तु जो भी होती है वो हमारे लिए उपयोगी होती है, वो संसाधन कहलाती है। और स्वयं मानव जो है वो भी एक संसाधन है, वो आपको आगे बताएंगे दोस्तों। तो यहां तक एक कहानी दे रखी थोड़ी बहुत, यहां आपको पढ़ लेनी दोस्तों। ये मोना और राजू की एक कहानी दे रखी है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि संसाधन एक तो उपयोगी होते हैं, और कोई वस्तु जो होती है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रायोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। कहने का मतलब यह है, कोई वस्तु यदि महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, तो वह संसाधन में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। तो ये बात है। फिर ये वही कहानी आ गई, किस प्रकार वो मूल्यवान बनाती है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि मूल्य का अर्थ क्या होता है? आखिरकार हम कह रहे हैं बार बार कि मूल्यवान बना देती है। तो मूल्य का अर्थ क्या होता है? जब कोई चीज, इसका अर्थ एक बताऊं, इसका अर्थ महत्व होता है। महत्व मतलब ज्यादा उसका महत्व देना। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब है, जिस चीज का महत्व ज्यादा है तो उसका मूल्य भी ज्यादा होगा। और इसमें यह भी बताया है दोस्तों कि कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक महत्व नहीं होता। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें एग्जाम्पल देके बताया है कि उदाहरण है, वस्तुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कि देखो, धातुएं जो होती है आर्थिक मूल्य होता है इनका। जैसे लोहा देख लो आप, जैसे कुर्सी है, कुर्सी किसकी बनी हुई है उसका भी मूल्य होता है। तो यही बताया है। जबकि हम कहते हैं कि मनोरम दृश्य, मनोरम दृश्य का मतलब है जैसे प्राकृतिक चीजों को देखना, प्राकृतिक वनस्पतियों को देखना, प्राकृतिक जीव जंतुओं को जो अभ्यारण्य में पाए जाते हैं उनको देखना, या फिर नेचर की जो भी वो दृश्य है उनको को देखना, इसमें क्या हमारा मूल्य नहीं लगता। तो यही बताया कि मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, परंतु दोनों संसाधन महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मानव की जो आवश्यकताओं उनको पूर्ति करते हैं। ऐसी बात नहीं है जिस चीज का आर्थिक मूल्य नहीं है वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि ये मानव के लिए जरूरी चीजें होती हैं, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है। तो यह बताया है। अब बात करते हैं, इस ब्रैकेट में चीज दे रखी है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है और पेटेंट क्यों महत्वपूर्ण होता है ये भी आपको बताएंगे। तो पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। कहने का मतलब यह है, मान ले आपने कोई दवाई खोजी है, ठीक है, तो आपने कोई दवाई खोजी है और इसी दवाई को कोई दूसरा बंदा खोज ले। आपने खोजी है और इसी दवाई को दूसरा बंदा पेटेंट लेकर, मतलब पेटेंट एक अधिकार होता है, लेकर आपने खोजने का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब वो अपने अपने नाम पर यदि पेटेंट करवा लेगा, अपना नाम पर पेटेंट कराने का मतलब है कि उस व्यक्ति विशेष के वो चीज मतलब उसके नाम से हो जाएगा, उसके नाम से वो दवाई
छप जाएगी मार्केट में। तो कहने का मतलब है कि पेटेंट वह अधिकार होता है जो आविष्कार जो करता है, जिस मान ले कैसे औषधि का, वस्तु का, किसी भी चीज का वो आविष्कार करता है तो उसका एक अधिकार होता है कि उस बंदे ने वो वस्तु बनाई है। तो यही चीज है। और पेटेंट का यदि उल्लंघन किया जाता है तो उसे कॉपीराइट्स का वो नियम मानते हैं। कॉपीराइट्स का मतलब जैसे हम देखते हैं आए दिन कॉपीराइट्स का इशू लगा रहता है। तो यही है, पेटेंट एक अधिकार होता है जो एक व्यक्ति विशेष को दिया जाता है। जो चीज जिसने आविष्कार की है, कोई संस्था होगी, कोई व्यक्ति हो गया, उनको पेटेंट एक अधिकार दिया जाता है कि इस संस्था ने, इस आदमी ने इस चीज को आविष्कार किया है, इस चीज का इस पर अधिकार है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो पेटेंट अधिकार होता है। अगर पेटेंट का अधिकार नहीं देते तो फिर लोगों में क्या है कि किसी चीज की खोज के प्रति जो मतलब भावनाएं वो नहीं उत्पन्न होंगी, क्योंकि पेटेंट का अधिकार मिलने से उस व्यक्ति के नाम पर वो वस्तु या कोई भी जो चीज है वो एक प्रकार से हो जाती है। कहने का मतलब ये है। और ये पेटेंट करने का अधिकार है ना, ये क्या है कि 10 साल के लिए मतलब ये क्या होता है कि पेटेंट का अधिकार जो होता है वो दिया जाता है। और पेटेंट के अधिकार देने से एक तो आविष्कार के लिए उत्सुक होते हैं लोग, नई चीजों को खोजने की उत्साह में। पहले क्या इंडिया में पेटेंट का अधिकार नहीं था, और था भी तो थोड़ा मतलब कठोर नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है और पेटेंट के अधिकार को मजबूत किया जा रहा है। तो ये है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब एक और शब्दावली दे रखी है कि प्रौद्योगिकी किस प्रकार संसाधन को महत्वपूर्ण बनाती है। किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। कहने का मतलब यह, कोई वस्तु का कौशल करने, कोई किसी कौशल करने और वस्तु के बनाने में जो नवीनतम ज्ञान का उपयोग किया जाता है, अनुप्रयोग किया जाता है, वो प्रौद्योगिकी के माध्यम से किया जाता है। तो ये चीज बताइए। अब दोस्तों देखो, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो संसाधनों में परिवर्तन कर सकते हैं। कि समय एक तो टाइम और एक टेक्नोलॉजी, ये एकमात्र कारण है दो जो किसी संसाधन को परिवर्तित मतलब परिवर्तन करने में, उस संसाधन की परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। एक चीज तो ये हो गई, दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित होते हैं। कि इनसे दोनों से देखो समय और प्रौद्योगिकी, एक मिनट, प्रौद्योगिकी, इनसे क्या है, किसी संसाधन में परिवर्तन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। ये बात एक तो यही चीज बताइए इसमें। लोग स्वयं सबसे महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। कहने का मतलब ये मैंने आपको पहले ही बताया था, लोग जो मानव है वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। यहाँ आपको मैंने पहले ही बता दिया था चैप्टर के शुरुआत में कि लोग स्वयं महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं और ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज हैं जो अधिक संसाधन को रचना करते हैं। कहने का मतलब है अगर मानव कोई संसाधन नहीं होता तो ये कितने जो ज्ञान की बात करता है, मानव विचार की बात करता है, आविष्कार की खोज करता है, वो मानव की वजह से तो हो पा रहे हैं। इतने संसाधनों की खोज, आविष्कार, जो विचार थे वो नहीं निकल पाते और हम उनका खोज नहीं कर पाते। तो मानव भी एक संसाधन के रूप में बात करता है, मानव भी एक संसाधन है। कहने का मतलब यह है प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज या आविष्कार होते हैं। आपकी खोज से खाने पकाने की पद्धति। अब देखो, एक मतलब क्या है, कोई भी चीज का आविष्कार होता है तो उससे दूसरी चीज का भी आविष्कार होता है। अब यहां एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया है कि जैसे आग की खोज से क्या हुआ कि खाना पकाने की पद्धति की मतलब खाना पकाने की पद्धति जो थी उसकी खोज हुई। तो यही चीज है
कि हम किसी एक चीज़ की खोज करते हैं तो उससे दूसरी चीज़ की भी खोज हो जाती है। तो यही चीज़ बताइए इसमें कि मान लें हमने आग की खोज मतलब खोज की थी, तो खाना पकाने की जो पद्धति थी और अन्य प्रक्रियाएं थी उनका प्रचलन होने लगा है। उसी प्रकार हम बात करते हैं पहिए की। जैसे हम पहिए की बात कर लेते हैं, प्राचीन काल में जब पहिया का आविष्कार हुआ था तो ये पहिया का आविष्कार हुआ था, उसने कहीं ना कहीं जो परिवहन की जो नवीनतम विधियां हैं उनका विकास भी इन्होंने कराया। जैसे हम बात करते हैं पहिए का आविष्कार होने से, जैसे मान ले बाद में टाइम में आधुनिक टाइम में क्या हो गया कि रेल का आविष्कार हुआ। रेल का आविष्कार हुआ तो उसके जो पहिए थे वो भी गोल थे, और जो शुरुआत में किए गए थे आविष्कार पहिए का वो भी गोल था। तो कहीं ना कहीं एक आविष्कार का दूसरे आविष्कार से संबंध होता है, ये चीज बताइए। और जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी में तेजी से बहते जल में ऊर्जा उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण संसाधन बना देती है। अब देखो जैसे पानी है, पानी की जब गति के द्वारा जब उससे विद्युत बनाई जाती है तो एक नए संसाधन का उत्पन्न किया जाता है। तो वही चीज बता रही है कि मतलब किसी चीज को संसाधन को बदलने में दो चीज महत्वपूर्ण होती है, एक तो समय और एक प्रौद्योगिकी। समय इसलिए होता है कि टाइम के अनुसार चीजों में वैल्यू एडिशन होता है। जैसे हमने शुरुआत में देखा था, जैसे भाप का इंजन से ट्रेन चलती थी, धीरे धीरे हम कोयले पे आए, कोयले के धीरे 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 हम बिजली पर आ मतलब बिजली पेट्रोल पर आए, पेट्रोल डीजल वाले इंजन, धीरे धीरे फिर हम बिजली पर आ गए। तो यही चीज बताया है कि समय के अनुसार और प्रौद्योगिकी के अनुसार चीजों में परिवर्तन होता है, संसाधनों में परिवर्तन होता है। तो ये एक चीज बताइए कि कारक होते हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कभी स्टेटमेंट्स में कि संसाधन के महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से होते हैं, तो समय और प्रौद्योगिकी, टाइम एंड टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण कारक होते हैं। और वो आपको बता भी दिया किस प्रकार पहिए का आविष्कार से आधुनिक जो परिवहन की साधन है उनका विकास हुआ, किस प्रकार जैसे आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति का आविष्कार हुआ। तो ये चीज बताइए आपको। तो समय और प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं संसाधनों के प्रकार की। तो मोस्टली संसाधनों को तीन प्रकार में बांटा गया है यहाँ पे। देखो कौन कौन से, एक तो प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं मानव, वो भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे दोस्तों संसाधन है उसको तीन भागों में बांटा है, एक तो प्राकृतिक, ठीक है, और दूसरा दोस्तों मानव निर्मित, और तीसरा दोस्तों स्वयं मानव, जो मनुष्य है स्वयं, ये भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। वो आपको हमने बताया भी था, क्योंकि मानव के द्वारा ही किसी चीज की खोज करने में उसके जो विचार होते हैं, उसके आविष्कार करने की क्षमता होती है, मानव में विकसित होती है। तो मानव स्वयं भी अपने कौशल की वजह से संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो ये चीज बताइए। तो यहाँ पे बताया कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मनुष्य स्वयं संसाधन के रूप में कार्य करता है। तो तीन प्रकार के संसाधन है। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्राकृतिक संसाधन। अब देखो प्राकृतिक संसाधन कैसे होंगे। देखो जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जाते हैं, मतलब उनमें संशोधन नहीं किया जाता, उनमें परिवर्तन नहीं किया जाता, सीधा उनका उपयोग किया जाता है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन है। तो कहने का मतलब यह है वे संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं बिना परिवर्तन किए, बिना संशोधन किए उनका उपयोग किया जाता है, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। जैसे वायु। अब देखो प्राकृतिक संसाधन में एग्जाम्पल देख लो। एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं उसको रिलेट करो। जैसे प्राकृतिक संसाधन की बात करें हम तो क्या है, उदाहरण के लिए जैसे वायु। अब देखो वायु से हम सांस लेते हैं, और हमारी नदियां और झीलों का जल जो है ये भी एक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन है। वायु हो गया, झीलों का पानी हो गया, मृदा हो गई, खनिज हो गया, ये सभी क्या प्राकृतिक संसाधन है। और इन संसाधनों में बहुत से प्रकृति से निःशुल्क उपहार हैं। जैसे हम बात करते हैं वायु की बात करते हैं, जल की बात करते हैं, नदियों की बात करते हैं, तो इनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, इनसे किसी प्रकार की शुल्क नहीं लिया जा सकता, और ये उपयोग में लिए जाते हैं, सीधे प्रकृति से सीधे उपयोग में लिए जाते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। अब देखो इसमें बात करिए कि प्राकृतिक संसाधनों का वैसे तो हम सीधा उपयोग करते हैं, प्रकृति से सीधा अपना यूज करते हैं, लेकिन कुछ संसाधन होता है जिनको अच्छी तरह से
उपयोग लाने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बता देता हूँ आपको। यहाँ पे हमने खनिज की बात की थी प्राकृतिक संसाधनों में। तो खनिज क्या है, जैसे मान ले लोहा। लोहा जब खानों से निकलता है दोस्तों, तो वह शुद्ध लोहा नहीं निकलता, उसमें अलग तरह के मतलब तत्व भी पाए जाते हैं, मिलावट भी पाई जाती है। उन्हें शुद्ध करने के लिए प्रगलन विधि होती है, उसके माध्यम से लोहों का मतलब लोहे को शुद्ध किया जाता है। तो वही बात करें कि कुछ संसाधन होते हैं जिन्हें हम औजार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोगी बनाते हैं, उनकी आवश्यकता होती है, उपयोग के लिए आवश्यकता होती है औजार की और प्रौद्योगिकी की। तो ये चीज बताइए। प्राकृतिक संसाधनों को हम दो भागों में बांटते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण की। तो हम कर रहे हैं बात प्राकृतिक संसाधन, या आगे जाके दो प्रकार से बढ़ जाते हैं। एक होता है नवीकरणीय संसाधन और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। ये प्राकृतिक संसाधन को आगे बांटा है हमने। अब देख लो, नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखो दोस्तों, हमने बात करी है प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा है अभी तक, कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरण संसाधन। तो नवीकरण संसाधन कौन से होते हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, जो जल्दी से जल्दी पुनः फिर से प्राप्त किए जा सकते हैं। इनमें कुछ असीमित हैं और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। अब देखो, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, अब ये क्या होते हैं, नवीकरणीय संसाधन होते हैं, इन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज बताइए, और इन पर कोई मानव क्रियाओं का कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल हो गया, मृदा हो गया, वन हो गया, ये लापरवाही की वजह से मतलब हम क्या है कि जैसे अब मैंने अभी आपको एक चीज बताई, पवन और सौर ऊर्जा, ये क्या है कि मानव क्रियाओं से कोई इस पर प्रभाव नहीं पड़ सकता। लेकिन हम बात करते हैं जल की, मृदा की, वन की, ये क्या है, होने को तो नवीकरण संसाधन है, लेकिन यदि हम इनके भंडारण को प्रभावित करते हैं तो कहीं ना कहीं ये संसाधन कम होते जाते हैं। तो ये चीज बताइए। जैसे हम भूमिगत जल का ज्यादा उपयोग करते हैं तो एक ना एक दिन तो ये खत्म हो ही जाएगा। ये सीमित संसाधन है, नवीकरण संसाधन है पर सीमित संसाधन है, फिर से प्राप्त करना। उपयोग उनके भंडारण पर प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत बड़े भाव की समस्या है। ऐसे हम बात करते हैं जल की। देखो, जल की हम बात करते हैं तो जल क्या है दोस्तों, यहां बताया भी है कि जल जो है ये क्या है, असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है। ठीक है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमित नहीं है मतलब ये, और पुनः प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो जल एकमात्र ऐसा वो है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि जल की कमी भी होती जा रही है दिन दिन सॉरी दोस्तों, जल की कमी हो रही है। इसका रीजन क्या है कि हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कुछ का मतलब है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। जलवायु परिवर्तन से अब फिक्स नहीं हो रहा है वर्षा कब होगी, सूखा पड़ जाता है, कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। तो ऐसी चरम मौसमी घटनाएं होती रहती है। तो ये भी चीज बताए कि असीमित संसाधन होने, असीमित नवीकरण संसाधन होने के कारण भी जल का अब क्या है, मतलब जल धीरे धीरे पृथ्वी पर कम होता जा रहा है। तो वो चीज बताइए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनवीकरणीय संसाधन। अभी तक हमने पढ़ा था प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन पढ़ा था हमने नवीकरणीय, आगे मतलब इसका वर्गीकरण किया तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन पढ़ लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं अनवीकरण संसाधन। तो वे संसाधन जिनका भंडारण सीमित होता है, अब ये फैक्ट बता दिया, उनका असीमित होता था, इनका सीमित होता है। भंडारण एक बार समाप्त होने के बाद नवीकृत या पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती, इनके लिए हजारों वर्ष लग जाते हैं, और यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। तो ये चीज बताइए, जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं, और इन्हें प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लग जाता है। जो मानव की जो मतलब जीवन है वो इतना है नहीं। तो ये चीज बताइए, और उन्हें हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है दोस्तों, उदाहरण दिया है इसमें, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, ये क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है।
इन्हें हम प्राप्त तो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कहेगी कि प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन इन्हें प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष लगते हैं, जबकि नवीकरणीय संसाधन को इतना टाइम नहीं लगता, तुरंत उन्हें प्राप्त हो जाते थे। तो यही चीज बताइए। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग। अब देखो कोई भी चीजें मान लें, जैसे प्राकृतिक संसाधनों की बात की है यहाँ पे, तो किस पर निर्भर करता है, उसके कारक कौन कौन से हैं, तो वही चीज बताइए यहाँ पे। तो प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग पर, जलवायु पर, ऊंचाई पर जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी पर इन कारकों में भिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण भी असमान है। अब देखो कहीं पर भूभाग ज्यादा है, कहीं पर जलवायु अलग है, कहीं की ऊंचाई अलग है, तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण भी जो है मतलब असमान है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर अधिक कम है। ये चीज बताइए। अब इसमें टर्मिनोलॉजी दी गई है दोस्तों, ये ब्रैकेट में कि संसाधनों का भंडार क्या होता है। तो यह उपयोग के लिए संसाधनों की उपलब्ध मात्रा होती है। मतलब संसाधन जो है का भंडारण क्या होता है कि उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा जो होती है वो संसाधन का भंडारण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मानव निर्मित संसाधन। हमने अभी तक बात की थी प्राकृतिक संसाधन के बारे में। अभी तक हमने क्या देखा है दोस्तों, अभी हमने ऊपर क्या क्या देखा, देखो पहले तो हमने संसाधन के बारे में देखा सॉरी दोस्तों, पहले हमने बात की संसाधन के बारे में, फिर हमने संसाधन का वर्गीकरण कर दिया। तो वर्गीकरण में प्राकृतिक संसाधन की बात की। प्राकृतिक संसाधन में हमने दो भागों में बांटा, नवीकरणीय और एक होता है अनवीकरणीय। ये हमने प्राकृतिक संसाधन को पढ़ लिया। अब बात कर रहे हैं दोस्तों मानव निर्मित संसाधन। दूसरा जो संसाधन का प्रकार है वो मानव निर्मित संसाधन है। अब इस पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कभी कभी जो प्राकृतिक पदार्थ हैं जब ये संसाधन बन जाते तो उनका मूल रूप बदल जाता है। ये बात बताई पहली बात, ये बात तो सही है दोस्तों। इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि लोहा अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब वह लोगों ने अपने लोहा बनाना नहीं सीखा था। अब देखो किसी चीज की जानकारी के बाद वो संसाधन बदल जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे कि लोहा अयस्क था, तो अभी क्या संसाधन है, लेकिन जब इसके बारे में जानते नहीं थे लोग, लोहा बनाना नहीं जानते थे, तो इस संसाधन के रूप में कार्य नहीं करता था, क्योंकि वो हमारे लिए उस टाइम उपयोगी नहीं था। और संसाधन क्या है, हमारे लिए उपयोगी चीजें होती हैं। तो ये चीज बताइए इसमें कि लोग जो होते हैं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने के लिए करते हैं, और उन्हें ही हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। अब देखो दोस्तों मानव निर्मित किस प्रकार हो जाएंगे, तो देखो लोग मतलब मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क और मशीन एवं वाहन बनाने के लिए करते हैं, उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। लोगों द्वारा पुल बनाने में, सड़क बनाने में, मशीन बनाने में, वाहन बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो प्राकृतिक संसाधन, जो मतलब प्राकृतिक संसाधन को मानव निर्मित संसाधन में बदल देते हैं। ये बात सही है। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। प्रौद्योगिकी का उपयोग किसने किया था, मानव ने किया। प्रौद्योगिकी की उत्पत्ति किसने की, मानव ने की। वाहन बनाए किसने, मानव ने बनाए। मशीन बनाई किसने, मानव ने बनाई। तो ये क्या है, मानव निर्मित संसाधन हो गए। तो यही चीज बताइए। अभी थोड़ी सी कहानी थी पहले, उसके बारे में बताया कि किस प्रकार वो राजू और मोना की कहानी जो उसको बताया। अब होता है मानव निर्मित संसाधन हो गए, ठीक है, मानव निर्मित संसाधन हो गए। और देखो दूसरी बात, मानव निर्मित संसाधन की एक और खास विशेषता क्या होती है एक तो ये बात तो सही है मानव निर्मित होते हैं, इसकी खास विशेषता क्या होती है सॉरी दोस्त, कि जो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो मानव बुद्धि, पूंजी व कौशल विकास द्वारा उपयोगी संसाधन होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दिया है इसमें, जैसे लोहे, अयस्क, इस्पात। तो इसमें बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनमें मानव विवेक बुद्धि काम करती है, पूंजी काम करते हैं, कौशल विकास जो होता है
वो मानव का काम मतलब कार्य जो होता है उसका उपयोग करते हैं, जिससे क्या है वो संसाधन जो होता है उपयोगी बन जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में दिया है कि लोह अयस्क इस्पात। अब देखो, लोहा के बारे में हम पहले जानते नहीं थे, तो लोहा के बारे में जानते नहीं थे तो संसाधन नहीं था। लेकिन जैसे ही मानव ने लोहे के बारे में सीखा, उसको लोहे अयस्क को मतलब लोहा को लोहा अयस्क में बदला, उसकी जो परिवर्तन किया उसको शुद्ध लोहे में बदला, तो वो क्या है, मानव निर्मित प्रक्रिया है, तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। तो इसमें बताया कि मानव द्वारा अपने बुद्धि, कौशल, पूंजी, इसकी वजह से किसी संसाधन को उपयोगी बना देते हैं, उसे मानव संसाधन कहते हैं। उदाहरण दे दिया लोहे अयस्क इस्पात के बारे में, तो ये एग्जाम्पल है। तो हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं ना, अब इतनी चीज़ रखी लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट निकाल लिया। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको पढ़ते समय चीज़ों को ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं तीसरा संसाधन है मानव संसाधन। अब देखो दोस्तों, मानव स्वयं भी संसाधन है एक, तो सीधी सी बात है। जैसे लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग कर तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए कौशल, ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। लोग मानव संसाधन हैं। जैसे इसमें बताया भी है कि शिक्षा, स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। ये बात सही है बिल्कुल। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल को सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। तो देखो सीधी सी बताइए बात है, इसमें क्या बताया, इसमें मानव के बारे में बताया किस प्रकार के संसाधन के रूप में कार्य करता है। मानव जो है, लोग जो होते हैं मानव संसाधन है, ठीक है। कैसे कि ये शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य कौशल के द्वारा, मानव संसाधन विकास होता है इससे। तो ये चीज बताइए कि लोगों की जो स्वास्थ्य है, कौशल है, शिक्षा है, इसकी वजह से भी संसाधन के रूप में कार्य करते हैं और मानव संसाधन का विकास करते हैं। अब ये चीज आपको बता दी, यहाँ पे प्रॉपर लिखा भी हुआ है कि ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है तो मानव भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि मानव के अगर मस्तिष्क में विचार नहीं आते तो कोई चीज का आविष्कार नहीं होता। लोहा जब खानों में था, कोई इसके बारे में नहीं जानता था, तो कोई मतलब नहीं था ये संसाधन भी है। लेकिन जैसे ही मानव के विचार आया, मानव ने सोचा और लोहा को लोहा अयस्क में बदला, तो वो क्या है, मानव द्वारा मतलब उसका वो किया गया था। तो मानव स्वयं भी यहाँ पे संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। तो वही चीज बताइए कि लोग जो होते हैं वो मानव संसाधन तो होते हैं। उनका कारण क्या होता है कि शिक्षा की वजह से, कौशल की वजह से, स्वास्थ्य की वजह से लोगों के संसाधन के रूप में कार्य करते हैं। अब इधर दे भी रखा है, देखो दोस्तों, ये देखो, क्या आप जानते हैं कि मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता में मानसिक और शारीरिक होता है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, इतना होते हुए भी इस तथ्य को इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन के रूप में सहायता करती है। तो ये चीज आपको बताइए कि मानव जो है वो आविष्कार करता है, वो मानव संसाधन के रूप में भी कार्य करता है। तो ये चीज बताइए कि मानव किस प्रकार संसाधन के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये बता दिया आपको। अब बात करते हैं दोस्तों, अब हमने बात तो कर ली संसाधन की, लेकिन हम बात करते हैं कि संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, क्योंकि संसाधन तो सीमित है। समय के साथ संसाधनों में परिवर्तन भी होता है, तो वो चीज बताइए। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है संसाधनों का संरक्षण करने का सतत पोषीय विकास। सतत पोषीय विकास दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और ये एसडीजी टारगेट जिसे हम कहते हैं वो उसी के टारगेट है दोस्तों। सतत पोषीय विकास होता क्या है, आपसे यदि परिभाषा ही पूछ ले तो आपको लिख के ज्ञान देखो, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरी होती रहे। कहने का मतलब है संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करिए। जैसे जल है, हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पानी की, या बात कर लेते हैं हमें विद्युत की,
ठीक है। पानी की बात कर लेते हैं तो देखो वैसे तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन ये अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब क्या होता है दोस्तों कि हम पानी का उपयोग न केवल अपने लिए बल्कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनके अनुसार का है। जैसे हम क्या है कि पानी की जो मतलब जैसे वो नल चलते रहते हैं, पानी का नल स्टार्ट कर दिया, हम किसी और काम में व्यस्त हो गए, तो उससे क्या है कि पानी वेस्ट हो रहा है। अब पानी तो सीमित हो गया ना, मतलब अब क्या है भूमिगत जल है वो कम होता जा रहा है दिनों दिन। तो ये इसको रोकने के लिए हम सतत पोषी विकास की बात करते हैं कि हमारा जो आवश्यकता है उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करके किसी संसाधन का और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उस चीज को सुरक्षित करना सतत पोषी विकास कहलाता है। जैसे विद्युत है, अब मान लें जैसे यदि हम मतलब कि जैसे कोई कमरे में लाइट जल रही है, ठीक है, यदि हमको यूज नहीं मतलब हम यहाँ पे बैठे नहीं है तो लाइट को बंद कर दीजिए। फैन चल रहा है तो फैन को बंद कर दीजिए स्टार्ट कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों जैसे हम क्या जैसे एलईडी बल्ब लाइए, जिससे क्या है कि विद्युत की जो वो क्या बोलते हैं बचत होगी। तो वो चीज़ बताइए इसमें सतत पोषी विकास क्या होता है कि संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि वर्तमान की पीढ़ी तो उसका उपयोग कर ही सके, जो भविष्य की पीढ़ी है उसके लिए भी वो चीज़ सुरक्षित हो सके। वही चीज़ है सतत पोषी विकास, और ये संसाधन संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, ये कहानी दे रखी है पहले की, इसे आप पढ़ लेना नॉर्मल। अब बात करते हैं आगे कि संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। वही बात है सतत पोषी विकास के बारे में जो हमने बात की थी अभी, तो वही चीज बताइए इसमें। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उसका संरक्षण करना बनाए रखना सतत पोषी विकास कहलाता है, सतत पोषीय विकास कहलाता है। और ये पूरा वही कहानी आगे फिर से, अब ये कहानी बाद में आई है, इसके पहले ये चीज और दे रखी है कि संसाधनों का संरक्षण अनेक तरीके से किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं को पुनः चक्रण के पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नताओं बनाता है क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये भी बताया है कि हम पुनः प्रयोग करके पुनः चक्रण के द्वारा संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं ताकि संसाधनों का संरक्षण किया जा सकते। फिर वो कहानी आ गई थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद में लास्ट में ये पैराग्राफ है, ये महत्वपूर्ण है कि हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का जो भविष्य है वो पेड़ पौधों और पारितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के जुड़ा हुआ है। ये भी चीज सही है कि पेड़ पौधे जो होते हैं और पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र है वो सुरक्षा की वजह से उनका संरक्षण भी किया जाना चाहिए ताकि हमको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, बाद में कोई मुसीबत नहीं हो। अब बात करते हैं इसे हम सुनिश्चित कैसे करेंगे। तो हमारा कर्तव्य होता है कि क्या कर्तव्य होना चाहिए हमारा कि सभी नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग सतत पोषणे है। सतत पोषण मतलब वर्तमान तो उपयोग करो सावधानी पूर्वक, लेकिन भविष्य की चिंता भी करो। पृथ्वी पर जीवन विविधतापूर्ण सुरक्षित किया जाए, पृथ्वी पर जीवन की विविधता सुरक्षित की जाए। इसके अलावा प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को हानि कम से कम पहुंचाई जाए। जैसे पेड़ पौधों का विनाश करना ये नहीं किया जाना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, ऐसे मतलब कार्य किए जाना चाहिए ताकि भविष्य की पीढ़ियों को कोई नुकसान ना हो। तो वही चीज बताइए। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है इसमें, ये कोष्टक में देने वाला या ब्रैकेट में चीज दे रखी है कि सतत पोषी विकास के कुछ सिद्धांत, क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, सभी रूपों का ये बता दिया। मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, कैसे बढ़ाएंगे कि हम जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको रोकेंगे, और कैसे रोकेंगे, पेड़ लगा करके। जैसे पानी का यूज कम करो, जब जरूरत हो पानी को तभी यूज करो, विद्युत का उपयोग कम करो ताकि जो प्राकृतिक संसाधन है वो बने रहें। तो ये चीज बताया। फिर जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना। प्रकृति की जीवन शक्ति कब बढ़ेगी प्रकृति की, जब बढ़ेगी यदि पेड़ पौधों को जल को सुरक्षित रखेंगे हम, जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे हम, तो वो सभी बढ़ पाएगी। उसका संरक्षण करने की बात की गई है सतत पोषी विकास में। इसके अलावा क्या बात की गई है दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधनों के हार्स का कम से कम करना। प्राकृतिक संसाधनों का हार्स मतलब कमी को कम करना। जैसे खदानों की बात करते हैं, लगातार हम खदानों को खोदे जा रहे हैं, उनसे लोहा जैसी मतलब
लोहा जैसे खनिज निकाले जा रहे हैं। या फिर हम खानों की बात करते हैं तो पत्थरों का जो वो निकालते खानों से, उससे क्या है कि वो खानों की जो क्या बोल सकते हैं आधार जो होता है वो मजबूत कम होता है, कम होता जाता है, जिससे क्या है कि वो ढहने का कार्य करता है, उससे कह सकते हैं लैंड स्लाइड। जैसे हम देखते हैं हिमालय क्षेत्र में आजकल टनल बन रही है, या फिर सड़क निर्माण कार्य किए जाते हैं, या फिर रेलवे का कार्य किया जा रहा है वर्तमान में। तो इससे कहीं ना कहीं प्राकृतिक जो वो क्या बोल सकते हैं प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान हो रहा है। कैसे हो रहा है? जैसे पहाड़ों के बीच में यदि हम ट्रेन निकालेंगे तो मशीनों का यूज करते हैं, जिससे उसमें पहाड़ की जो चट्टान है उसमें दरार पड़ जाती है, जो बाद में लैंडस्लाइड के रूप में कार्य करती हैं, भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। तो इसका प्रयोग हम सावधानी पूर्वक करें, ये चीज़ बात की गई है, हार्स कम करें। पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करें। ये पर्यावरण परिवर्तन कम जब ही हो पाएगा, हम कितने भी बड़े कार्य कर दें, सरकार कितनी बड़ी इनिशिएटिव ले ले, लेकिन मानव का व्यवहार परिवर्तन करना, मानव स्वयं व्यक्तिगत रूप से इसका उपयोग कर पाएगा, तभी ये चीज़ सक्सेस हो पाएगी। तो ये चीज़ बताइए। उसके बाद समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। समुदाय को जैसे परिवारों को बताना कि पेड़ किस लिए महत्वपूर्ण हमारे लिए, हमारे जीवन में पेड़ों को क्या महत्वपूर्ण है, जलवायु परिवर्तन को कैसे कम किया जाता है, ये बताया है। तो ये सतत पोषी विकास के वो कुछ वो बताए हैं, क्या बोल सकते हैं, कुछ सिद्धांत हैं, इन पर हम काम करें, ये बात की गई है। तो दोस्तों अभी हमने इसमें क्या क्या चीज़ देखी है, तो पूरा चैप्टर अब खत्म हो चुका है। फर्स्ट वाला चैप्टर था 8 क्लास का ज्योग्राफी का। तो देखो इसमें शुरुआत में की गई बात संसाधन की, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। फिर इसकी बात की गई कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में हमने बात की थी प्राकृतिक, प्राकृतिक में हमने एक बात की थी नवीकरणीय, दूसरी बात की अनवीकरणीय, इसके बाद हमने की थी प्राकृतिक के बाद मानव निर्मित, इसके बाद की स्वयं मानव, ये भी एक संसाधन के रूप में कार्य करता है। ये तो संसाधनों के प्रकार हो गई। फिर हमने बात की संसाधनों के संरक्षण की बात की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या बात की गई थी, सतत पोषी विकास। विकास की बात की है लास्ट में जो पैराग्राफ रखे, और उसके सिद्धांतों की बात कर ली। तो दोस्तों ये चैप्टर में चीज़ें बताई गई है कि संसाधन उनके प्रकार कैसे होते हैं, उनके प्रकारों के बाद उनका संरक्षण कैसे किया जाता है, सतत पोषी विकास किस प्रकार उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये चीज़ बात हो गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आगे भी आप जो हम एनसीईआरटी का जो लेक्चर आपको उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा आप कमेंट भी करें, फीडबैक भी दें दोस्तों कि इसमें और क्या परिवर्तन किया जा सकता है, क्या वैल्यू एडिशन किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बना रहने के लिए आपको।